क्वेश्चन तुम्हारा ये हो जाएगा कि एक गिवन कंपाउंड में कितने मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कंज्यूम होंगे, सबसे पहला सवाल। दूसरा एक और सवाल ये रहेगा कि इनमें से कौन कौन से केस में हम लोगों का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, मतलब इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैन नॉट फॉर्म। और कुछ रैंडम मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन को तुम लोग को असाइनमेंट में सॉल्व करने के लिए देंगे, जिसको हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो अपने कॉपी में हेडिंग डाल देना सम अदर रिएक्शंस। सम अदर रिएक्शंस, जो एक नेम्ड रिएक्शन में तुम लोगों को बोला था कोरिया हाउस सिंथेसिस, उसको हम यहीं पे मेंशन कर देंगे आज। बस ध्यान रखना नेम्ड रिएक्शन में अगर फिर से उसका नाम मेंशन करेंगे केवल, फिर वहां पे उस चीज को बताएंगे नेम। सम अदर रिएक्शन में सबसे पहला रिएक्शन विद CO2 वाला पार्ट हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। और रिएक्शन विद CO2 वाले पार्ट में अगर हम लोग RMgX का रिएक्शन CO2 के साथ कराते हैं और सेकेंड स्टेप में हम लोग एसिडिफिकेशन अगर कैरी आउट करते हैं, तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन मिलता है। एक चीज ध्यान देना, फिर से इसको हम छठी बार बोल रहे हैं, जब भी कोई एटम अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पाई बॉन्ड से अटैच्ड है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। जब भी कोई एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ पाई बॉन्ड से अटैच्ड होगा तो इस चीज को हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो CO2 वाला पार्ट हम लोगों का इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, और ये कंसिडरेशन इसलिए हम बार बार रिपीट करते हैं क्योंकि ये ध्यान से उतर जाता है। कैसा भी रैंडम क्वेश्चन हो, अगर इस कंसिडरेशन पे सवाल हो कि एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सेंटर के साथ अटैच्ड है तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, बहुत जनरल टाइप का सवाल बन जाएगा। तो ये R माइनस वाला पार्ट इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कराएंगे, अगर पाई बॉन्ड को ब्रेक करा के हटाए तो R वाला पार्ट इस कार्बन पे अटैच हुआ, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन छोड़ दिया, दूसरा O माइनस का फॉर्मेशन हुआ, जिसके साथ RMgX वाला पार्ट का MgX वाला पार्ट चला जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में बोल रहे हैं कि हम लोग एसिडिफिकेशन करा रहे हैं। तो एसिडिफिकेशन कराने का मतलब हमेशा हम लोग H3O प्लस के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, मतलब H प्लस प्लस H2O होता है बेसिकली हाइड्रोलिसिस। जब भी कभी हम लोग, और ये भी चीज हम शायद तीसरी या चौथी बार रिपीट कर रहे हैं, जब भी कभी हम लोग किसी एक कंपाउंड को वाटर में डालेंगे तो जितने भी ऑक्सीजन मेटल बॉन्ड्स होते हैं वो सारे के सारे ब्रेक कर जाते हैं और उस पर ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है। तो यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन आराम से कंसिडर किया जा सकता है। बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैकेनिज्म है, नोट कर लो। कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन का मेथड इसको कंसिडर किया जा सकता है। और पहला वाला रिएक्शन अगर समझ में आ गया तो दूसरे रिएक्शन का मैकेनिज्म तुमको खुद से लिखना है, प्रोडक्ट हम केवल बताएंगे क्योंकि दूसरा रिएक्शन भी कोई डिफरेंस नहीं रखता है, सोच के देखेगा तो पता चल जाएगा। पहले नोट करो इस चीज को। और एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना, एक असाइनमेंट अभी तुम लोगों को हम भेजेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का, बहुत ही कुछ अच्छे क्वेश्चंस का एक सेट है 15 क्वेश्चंस का। उन क्वेश्चंस को ट्राई करके देखना, एटॉमिक स्ट्रक्चर के सारे कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, ट्राई करके देखना, बहुत मजा आएगा क्वेश्चंस को ट्राई करके। इस बार के एडवांस के पेपर को देख करके समझ में आ गया कि इस तरह का सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना बहुत ही जरूरी है, तो तुम लोग भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, उस तरह क्वेश्चन बहुत ही जरूरी होगा। अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो लास्ट के एडवांस के 40 दिन में ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए जा सकते हैं। चलो सेकंड वाले केस पे ध्यान देते हैं। अगर हम लोग SO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो RMgX वाले पार्ट का रिएक्शन SO3 के साथ कराएं, सेकंड स्टेप में फिर से एसिडिफिकेशन कराएंगे, प्रोडक्ट वाले पार्ट में SO3H का फॉर्मेशन होगा। कैसे बनेगा कर मैकेनिज्म खुद से लिखो फटाफट, फिर उसके बाद हम मेंशन करेंगे। थोड़ा जल्दी लिखना मैकेनिज्म, उसके बाद हम मेंशन करेंगे।
एग्जैक्टली सेम कंसिडरेशन है। जब भी कभी कोई एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ पाई बॉन्ड से अटैच्ड होगा तो सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनेगा। आर माइनस इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके किसी भी एक बॉन्ड को ब्रेक करके हटाएगा, तो आर के साथ एस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ओ माइनस के साथ एमजीएक्स डाल सकते हैं। फिर जब इसका रिएक्शन हाइड्रोलिसिस में लेके जाएंगे H प्लस के साथ, तो प्रोडक्ट में आर के साथ एस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH का फॉर्मेशन कंसिडर किया जा सकता है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है। इन दोनों का मैकेनिज्म ध्यान रखना। CO2 का जो मैकेनिज्म है, आगे हम लोग एक रिएक्शन पढ़ेंगे कोल्ब स्मिड रिएक्शन। इस रिएक्शन वाले पार्ट में भी एग्जैक्टली वही कंसेप्ट हम लोग का आएगा, तो हम लोग का कंसेप्ट रिपीट हो रहा होगा। फिर उसके बाद तीसरा रिएक्शन जो हम लोग को कंसिडर करना है, इस चीज को मेंशन कर देंगे, रिएक्शन विद O2। और रिएक्शन विद O2 वाले पार्ट में मैकेनिज्म वाला पार्ट काम का नहीं होता है, जिसके रिएक्शन वाले पार्ट में भी एक ही रिएक्शन काम का है। जैसे अगर मान लो हम लोगों को प्रोडक्ट बनाना है, तो सबसे पहले स्टेप में हम लोग RMGX का रिएक्शन O2 के साथ कराएंगे, तो इस केस में हम लोग को प्रोडक्ट वाले पार्ट में अल्कोहल मिलेगा। अब अगर अल्कोहल मिल रहा है तो O2 में 2 ऑक्सीजन है, जबकि अल्कोहल में एक ही ऑक्सीजन है, तो बैलेंस करने के लिए हम लोग 2 RMGX को लेकर के आराम से रिएक्शन करा के 2 अल्कोहल का फॉर्मेशन करा सकते हैं। अल्कोहल का फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इस केस में। उसको इस तरीके से समझो कि अगर हम लोग को एक अल्काइल हाइलाइड दे रखा, वहां से अगर अल्कोहल पे जाना है, तो अल्काइल हाइलाइड से पहले हम लोग इसमें क्या बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में गए, मतलब एक रिएक्शन कराया, फिर O2 के साथ रिएक्शन कराया, तब जाके अल्कोहल में गए। जबकि हम लोग अल्कोहल वाले पार्ट का फॉर्मेशन के लिए अल्काइल हैलाइड को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अल्काइल हैलाइड को हम लोग आराम से SN1 SN2 रिएक्शन के थ्रू अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों का जो बेसिक कंसिडरेशन है, उस बेसिक कंसिडरेशन के हिसाब से इसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है हम लोगों का। तो ये मेथड हम लोग के ज्यादा काम का नहीं होगा, लेकिन इसका एक पार्ट हम लोग के काम का होगा। अगर हम लोग के पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, उसमें भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बेंजीन वाला पार्ट PHMGX, इसका रिएक्शन अगर O2 के साथ करा के हम लोग सेकेंड स्टेप में एसिडिफिकेशन कराते हैं, तो उसके इसमें प्रोडक्ट में PHOH बनेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम लोग के साथ पीएच के साथ X दे रखा, मतलब अराइल हैलाइड दे रखा है, तो अराइल हैलाइड वाले पार्ट के ऊपर हम लोग SN1 रिएक्शन या SN2 रिएक्शन नहीं करा सकते। तो इसका मतलब अराइल हैलाइड को हम लोग डायरेक्टली फिनॉल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह के कंपाउंड को जब अराइल हैलाइड दे रखा होगा और उसको फिनॉल में कन्वर्ट करना होगा, तो हम लोग आराम से पहले उसको ग्रिग्नार्ड रीजेंट में कन्वर्ट करेंगे मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ। ये सिंपल सा रिएक्शन है, आराम से 50-60 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा। तो PHMGX का फॉर्मेशन होगा। फिर इसका रिएक्शन हम लोग आराम से O2 के साथ करा सकते हैं पहले स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में H प्लस के साथ, तो हम लोग का फिनॉल का फॉर्मेशन होगा। तो हम लोग का अगर फिनॉल का प्रिपरेशन कराना है अराइल हैलाइड के थ्रू, तब उस केस में ये एक रिएक्शन हम लोग अच्छा मान सकते हैं। बट इन जनरल अल्कोहल के प्रिपरेशन के लिए अच्छा मेथड नहीं है, बट फिर भी मेथड याद होना चाहिए, नोट कर लो। और जैसे अल्कोहल का रिएक्शन है, उसी तरीके से हम लोग सल्फर सॉरी ऑक्सीजन का जैसे रिएक्शन है, उसी तरीके से हम लोग सल्फर के साथ रिएक्शन करा सकते हैं। और जब सल्फर के साथ रिएक्शन होगा, तब उस केस में थायोल का फॉर्मेशन होगा, और थायोल को हम लोग मरकैप्टन भी बोलते हैं। तो थायोल और मरकैप्टन दोनों का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं। बस O2 के जगह पे S8 लेंगे हम लोग। तो अगर हम लोग S8 लेके चले, तो हम लोग 8 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करेंगे। 8 सल्फर, 8 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, 8 थायोल का फॉर्मेशन हो जाएगा आराम से। लास्ट क्लास में एक पॉइंट बताया था क्या तुम लोगों को कि अगर एक कार्बन के ऊपर जैसे नाइट CN वाला ग्रुप है, तो CN वाले ग्रुप का हम लोग हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं।
जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो 3 बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो 3 OH ग्रुप लगेंगे। ये पॉइंट लास्ट क्लास में बताया था क्या? कोई भी मेंशन करो। हाँ सर बताए थे सर। चलो ठीक है। अरे हो गया सुमन, हो गया, छोड़ दो। चलो ठीक है, तो उस चीज का हम लोग को यहाँ पे यूज पड़ेगा साइनाइड वाले पार्ट में। कि अगर हम लोग का कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड होता है तो जितने कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड होते हैं जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस में सिंपली बस ये करना होता है कि हाइड्रोलिसिस में कार्बन के ऊपर जो भी बॉन्ड ब्रेक करने लायक है उसको हटा के OH ग्रुप लगाना होता है। जैसे अगर CN है तो OH ग्रुप लगाए। अगर मान लो कि ईस्टर है तो ईस्टर का हाइड्रोलिसिस केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा। तो इस कार्बन वाले पार्ट पे जो ये बॉन्ड है इसको ब्रेक कर सकते हैं तो उसको ब्रेक करके OH ग्रुप लगाएंगे। अगर एनहाइड्राइड दे रखा तो एनहाइड्राइड वाले पार्ट पे भी हम लोग जब हाइड्रोलिसिस कैरी आउट करेंगे तो उसके इसमें इस बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पे OH ग्रुप लगाएंगे और इस पे H ग्रुप लगा सकते हैं। तो हाइड्रोलिसिस का सिंपल मतलब ये होता है वाटर के साथ रिएक्शन। जिस कंपाउंड का वाटर के साथ रिएक्शन होगा उसमें, अब जैसे RX है, अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो सिंपली बस X को हटा के यहाँ पे OH ग्रुप लगा दिया करते हैं। बस प्रॉब्लम ये होता है कि अगर RX है तो H2O SN1 रिएक्शन करेगा तो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट हो सकता है। बट जहां जहां कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता है वहां पे जिस कार्बन पे बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं उस पे सीधा OH ग्रुप को प्लेस करके काम करना है अपने को। फोर्थ रिएक्शन में जब हम लोग RCN के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहला स्टेप ये कि हम लोग रिएक्शन वाले पार्ट में मान लो RMgx से रखा और इसमें डैश दे रखे हम, चलो ठीक है R-CN कर देते हैं। और इसके बाद सेकंड स्टेप में फिर से इसमें हम लोग हाइड्रोलिसिस कैरी आउट कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोगों का इस बार एक कीटोन का फॉर्मेशन होता है। कैसे कीटोन का फॉर्मेशन होता है उसके मैकेनिज्म के लिए एक चीज सोच सकते हैं। एक चीज तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जब भी कोई एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ पाई बॉन्ड से अटैच्ड होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। ये बेसिक पार्ट तो अभी भी चेंज नहीं हो रहा। ग्रिग्नार्ड रीजन न्यूक्लियोफाइल है, आराम से इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा तो यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करके नाइट्रोजन पे डाल देंगे। तो अपने प्रोडक्ट में इस कार्बन के ऊपर एक R- ग्रुप पहले से है और अभी ग्रिग्नार्ड रीजन का कार्बन चेन ऐड हो गया, मतलब R वाला पार्ट उस कार्बन से अटैच हुआ और R- वाला पार्ट नीचे अटैच हो गया। और बाकी ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड हट गया, डबल बॉन्ड बनेगा N- और उसके साथ Mgx वाला पार्ट है। जब इस कंपाउंड को हाइड्रोलिसिस में लेके जाएंगे तो हाइड्रोलिसिस में दो पार्ट का थोड़ा ध्यान रखना। ऑल्दो जैसे हाइड्रोलिसिस में अगर लेके जाएंगे तो उस केस में सबसे पहले स्टेप में तो हम लोग का जो माइनस चार्ज है वो माइनस चार्ज हटेगा। नाइट्रोजन के साथ मेटल है तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, नाइट्रोजन के ऊपर जितना माइनस चार्ज है उतना हाइड्रोजन ऐड होगा। तो यहाँ पे NH ऐड होना चाहिए तो ये प्रोडक्ट बनना चाहिए, मतलब इमाइन बनना चाहिए। लेकिन ये इमाइन तक का स्टेप रुकता नहीं है, इसके आगे हम लोग का हाइड्रोलिसिस कंटिन्यू हो जाता है, इसलिए इसको हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं कि ये इमाइन बनेगा लेकिन बनते ही हाइड्रोलिसिस में जाएगा और कार्बन के ऊपर नाइट्रोजन प्रेजेंट है डबल बॉन्ड के साथ। तो जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो उस केस में जितने यहाँ बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करेंगे तो उसके बदले में उतने ही OH ग्रुप डाल सकते हैं हम लोग। तो डबल बॉन्ड ब्रेक किया तो 2 OH ग्रुप, और एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होता है, वहां से H2 हटा करके हम लोग आराम से प्रोडक्ट में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करा सकते हैं। तो हम लोग को कीटोन का फॉर्मेशन मिल जाएगा। हो सकता है एल्डिहाइड का फॉर्मेशन मिल जाए, डिपेंड करता है कि हम लोग का कौन सा ग्रिग्नार्ड रीजन या क्या अल्काइल हाइड ये अल्काइल साइनाइड दे रखा, उसके हिसाब से अगर मान लिया H होता तो H वाले पार्ट, वैसे H अगर होता तो नहीं, एल्डिहाइड नहीं मिल पाएगा। यहाँ H तो हो नहीं सकता क्योंकि ग्रिग्नार्ड रीजन बनाना है, और यहाँ पे अगर H हो गया तो HCN हो जाएगा जो कि एसिडिक हाइड्रोजन है। अगर एसिडिक हाइड्रोजन है तो फिर अल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब कीटोन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होने वाला है। यहाँ पे मेंशन कर लेना कीटोन ओनली, नोट कर लो रिएक्शन को। सारे रिएक्शन सिमिलर टाइप के हैं, इसमें कहीं कोई डिफरेंस नहीं आया अभी तक। बस एक इपॉक्साइड है जिसका रिएक्शन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इपॉक्साइड वाला पार्ट हम लोग अलग से कंसिडर करेंगे। अचानक से डिस्कनेक्ट हो गया, नोट करो रिएक्शन।
हो सके तो खुद से मैकेनिज्म लिखना, बेसिक मैकेनिज्म है, इस तरह का पार्ट हम लोग बहुत बार देख चुके हैं। और इन सब के बाद हम लोग इपॉक्साइड का रिएक्शन लिख सकते हैं, लेकिन वो रिएक्शन तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, रिएक्शन विद इपॉक्साइड। इनफैक्ट शायद से तुम लोगों को एक क्वेश्चन में इपॉक्साइड का रिएक्शन मेंशन कर दिया था। इपॉक्साइड वाले पार्ट में सबसे पहला कंसिडरेशन तो ये, जैसे अगर मान लो एक इपॉक्साइड दे रखा और दूसरा इसका रिएक्शन हम लोग RMgX के साथ कराते हैं, तो RMgX हमेशा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगा, कभी भी इसको एसिडिक मीडियम में नहीं डाल सकते। जैसे ही एसिडिक मीडियम में डालेंगे या पोलर प्रोटिक मीडियम में डालेंगे तो यही पार्ट आपस में रिएक्शन कर लेगा, तो वहां से ग्रिग्नार्ड रीजन खत्म हो जाएगा। तो इस तरह के केस में हम लोग कभी भी H+ मीडियम नहीं डाल सकते। लेकिन हाँ, एक चीज है कि अगर हम लोग H+ के जगह पे कोई लेविस एसिड डाल दे तो हम लोग का रिएक्शन का सिनेरियो थोड़ा चेंज हो सकता है। तुम लोग को जो मिसलिनियस असाइनमेंट दिया उसमें एक क्वेश्चन इस टाइप का दे रखा है, इसी टाइप का यहाँ पे हम लोग दूसरा भी एक क्वेश्चन मेंशन करेंगे। जैसे इसमें दो सिनेरियो मेंशन कर लेते हैं। एक सिनेरियो ये कि RMgX वाले पार्ट के रिएक्शन हम लोग दे रखे हैं, और दूसरे वाले केस में हम लोग ऐसा मेंशन कर देते हैं, एक मिनट, सबसे पहले स्टेप में हम लोग AlCl3 के साथ रिएक्शन करा देते हैं। AlCl3 वाला पार्ट हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, हाइपोवैलेंट, तो इसका मतलब लेविस एसिड होगा। वैकेंट d ऑर्बिटल भी है तो लेविस एसिड आराम से रहेगा। पहले स्टेप में लेविस एसिड के साथ रिएक्शन कराए और दूसरे स्टेप में RMgX के साथ रिएक्शन कराए। फिर तीसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस कराना है तो करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर वाले केस में सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस कराए। तो दोनों केसेस में प्रोडक्ट डिफरेंट बनेंगे। तो अगर पहले वाले केस में हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग का OH वाला पार्ट अंदर वाले कार्बन पे जाएगा, जबकि दूसरे वाले केस में अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो OH वाला पार्ट बाहर वाले कार्बन पे जाएगा, कार्बन चेन अंदर वाले कार्बन पे जाएगा। इस एक चीज का हम लोग को थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है। कैसे बनेगा इस चीज का डिस्कशन करते हैं। पहले रिएक्शन नोट कर लो ताकि हम लोग डिस्कशन कर पाए नीचे। ऑल्दो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं इस तरह के पार्ट का पहले, बट फिर वापस से डिस्कशन कर रहे हैं। पहले ही बोला था कि तो ग्रिग्नार्ड रीजन में आएगा वापस ये रिएक्शन। अगर नोट कर लिया हो तो पहले वाले पार्ट का मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वाले पार्ट में अगर हम लोगों का ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, सिंपली RMgX वाला पार्ट, और सेकेंड स्टेप में हम लोग H+ वाला पार्ट, तो इपॉक्साइड वाला पार्ट SN2 रिएक्शन करेगा एक, अगर नॉर्मल इपॉक्साइड है। और SN2 रिएक्शन में हमेशा हम लोग स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर देखते हैं। तो ये R- वाला पार्ट
ये कार्बन या दूसरा कार्बन दोनों पे रिएक्शन करेगा, लेकिन हम लोग के इस कार्बन पे 1 डिग्री वाला पार्ट दे रखा है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। 1 डिग्री 2 डिग्री भी ध्यान मत रखना, स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर ध्यान रखना। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो इसी कार्बन के ऊपर रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके यहाँ से इसको ब्रेक करके हटाएगा। जब इसको ब्रेक करके हटाएगा तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में 2 कार्बन बाहर वाले साइड पे कार्बन चेन में R ऐड होगा और नीचे वाले पार्ट में O माइनस का फॉर्मेशन होगा, जिसके साथ हम लोग MgF को अटैच करके रख सकते हैं। वैसे एक चीज ध्यान रखना, अब हम इसमें एक और मॉडिफिकेशन भी बता रहे हैं तुम लोगों को। जब भी कभी जैसे मान लो इपॉक्साइड पे रिएक्शन हुआ तो हमेशा जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऑक्सीजन के अपोजिट साइड से ही इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा। कुछ भी कर लो, इपॉक्साइड में हमेशा न्यूक्लियोफाइल ऑक्सीजन के अपोजिट साइड से ही इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा। मतलब इस तरह के पार्ट को हम लोग एंटी एडिशन के जैसा कंसिडर कर सकते हैं। एक्चुअल में एंटी एडिशन रिएक्शन टाइप का एक चीज होता है जो हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में डिस्कस करेंगे, बट अभी हम लोग इसका एक छोटा सा आइडिया दे रहे हैं। तुम लोग को ध्यान रखना होगा अगर कभी स्टीरियो केमिस्ट्री का सवाल है, जैसे मान लो कि अगर एक साइक्लिक रिंग है और इस केस में हम लोग ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन कराए, तो साइक्लिक इपॉक्साइड में अगर ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो उस केस में हो सकता है स्टीरियो केमिस्ट्री के सवाल में इस चीज को डाल दिया जाए, तो जिस साइड ऑक्सीजन जाएगा उसके अपोजिट साइड ही कार्बन चेन जाएगा। या फिर मान लो न्यूक्लियोफाइल भी होता तो जिस साइड से न्यूक्लियोफाइल आएगा हमेशा उसके अपोजिट साइड में ऑक्सीजन वाला पार्ट जाएगा। इस तरह के पार्ट को हम लोग एंटी एडिशन के लिए कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम लोग का OH वाला पार्ट डैश पे जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट सॉलिड पे, या फिर ऐसा बोल सकते हैं अगर न्यूक्लियोफाइल सॉलिड के तरफ से अप्रोच करेगा तो OH वाला पार्ट हम लोग का डैश पे जाएगा। इससे कंसिडरेशन का थोड़ा ध्यान रखना अगर हम लोग ये क्या बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाले पार्ट में इपॉक्साइड का रिएक्शन कंसिडर करते हैं तब। इनफैक्ट ग्रिग्नार्ड रीजेंट से ही मतलब नहीं है, जब भी कभी हम लोग इपॉक्साइड का रिएक्शन कंसिडर करेंगे तो इस तरह का सिनेरियो थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है। जब भी हम लोग का न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा तो हमेशा ऑक्सीजन के अपोजिट डायरेक्शन से होगा, तो जिधर OH जाएगा उसके अपोजिट में हम लोग का न्यूक्लियोफाइल जाएगा। इस चीज को हम लोग आगे एंटी एडिशन रिएक्शन में डिस्कस करेंगे। सेकेंड स्टेप में जब एसिडिफिकेशन कराएंगे तो हम लोग का जो ऑक्सीजन और मेटल का बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और यहाँ पे OH ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हम लोग आराम से कंसिडर कर सकते हैं। नोट कर लो इस चीज को। वैसे ये मैकेनिज्म बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा है, ज्यादा कुछ इसमें सोचने लायक नहीं है। नीचे वाले पार्ट को नोट मत करना एंटी एडिशन, बस सुन लो इस चीज को, अगर कभी सवाल आएगा तो ठीक है। नोट करना तो कॉपी में साइड में नोट कर सकते हो, उसके लिए हम टाइम नहीं दे रहे। इस चीज को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और अगर इस चीज को नोट कर लिया होगा तो फिर हम लोग दूसरे मैकेनिज्म पे डिस्कशन करेंगे। सेकंड वाले केस में वही इपॉक्साइड दे रखा है, लेकिन इस बार पहले स्टेप में रिएक्शन AlCl3 के साथ करा रखा है। मिसलेनियस क्वेश्चन में इस चीज को मेंशन किया था। AlCl3 के साथ जब रिएक्शन होगा तो AlCl3 लेविस एसिड है, ऑक्सीजन वाला पार्ट इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा, और जब ऑक्सीजन वाला पार्ट उस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा तो हम लोग के कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो मतलब ऑक्सीजन के ऊपर प्लस और एल्यूमिनियम के ऊपर माइनस चार्ज। इस तरह के कार्बोकेटायन को हम लोग नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बोलते हैं। वापस से इस चीज को मेंशन कर रहे हैं। और इस तरह के केस में हम लोग का SN1 टाइप का रिएक्शन होगा। और अगर SN1 टाइप का रिएक्शन होगा तो इस केस में जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या जो न्यूक्लियोफाइल है इस बार हम लोगों के उस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा जहाँ पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन मिल सकता है, मतलब अंदर वाले पार्ट पे या बीच वाले पार्ट पे जाएगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा तो यहाँ से इसको ब्रेक करके हम लोग हटा सकते हैं आराम से। तो इस केस में हम लोगों का कार्बन चेन ग्रिग्नार्ड रीजन की तरफ से जो आया था वो अंदर वाले पे ऐड होगा और बाहर वाले पे ऑक्सीजन जाएगा, जिसके साथ इस बार नेगेटिव चार्ज नहीं है तो MgX वाला पार्ट नहीं जाएगा, केवल AlCl3 वाला पार्ट चला जाएगा। और इसका जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हाइड्रोलिसिस वाले पार्ट में जितने भी ऑक्सीजन मेटल बॉन्ड होते हैं सब ब्रेक होके ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन ऐड होगा। तो आराम से हम लोग प्रोडक्ट वाले पार्ट में 3 कार्बन, बाहर वाले कार्बन के ऊपर OH ग्रुप, अंदर वाले कार्बन के ऊपर R ग्रुप ऐड करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा सकते हैं। नोट कर लो।
तो इतना पार्ट तुम्हारे ग्रिग्नार्ड रीजन का रिएक्शन है। मेरे हिसाब से इस टॉपिक को काफी इंपॉर्टेंस देना। जब भी कभी सवाल आता है तो ग्रिग्नार्ड रीजन के सवाल, इस बार भी एडवांस में देखा था एक सवाल ग्रिग्नार्ड रीजन का रहता ही रहता है। जब भी कभी सीक्वेंशियल रिएक्शन रहेगा तो इन जनरल ग्रिग्नार्ड रीजन उसमें इंक्लूड किया जाता है। और दूसरा एक और चीज ये होता है कि ग्रिग्नार्ड रीजन में तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एसिड बेस, SN2, SNA, ये चारों टाइप का न्यूक्लियोफाइल से एसोसिएटेड सारे रिएक्शन कवर होते हैं। तो एक तुमको इंसाइट मिलता है कि जब भी कभी एक न्यूक्लियोफाइल है तो कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो इन 4 ऑर्डर्स के फॉर्म में काम करेंगे हमेशा। तो जब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि इस रिएक्शन में क्या करना है तो पहले एसिड बेस सोचेंगे, फिर उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फिर SNA रिएक्शन और सबसे लास्ट में SN2 रिएक्शन। अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो इस सीक्वेंस में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी कभी कोई एक न्यूक्लियोफाइल हुआ तो ये 4 ही रिएक्शंस हो सकता है। अगर हम लोग कोई एसिडिक मीडियम वाला पार्ट रखे तो एसिड बेस रिएक्शन, अगर एल्डिहाइड कीटोन रखे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एसिड डेरिवेटिव रखे तो SNA रिएक्शन, और कुछ CO2 वगैरह का कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शन है वो तो चलो जनरल टाइप का रिएक्शन है, बट अदरवाइज ये 4 रिएक्शंस के थ्रू सोचते हुए काम करना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ग्रिग्नार्ड रीजन के रिएक्शंस में ये सब कुछ केसेस थे जो हम लोग को कंसिडर करना होता है। और उसके बाद हम लोग कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस वाले पार्ट पे आते हैं। जिस मिसलेनियस क्वेश्चन वाले पार्ट में सबसे पहला हम सवाल ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ Grignard reagent will be consumed if excess of Grignard reagent is taken. If excess of Grignard reagent is taken with 1 mole of the following compounds, या 1 mole of the given compounds. अगर हम लोग जो भी कंपाउंड दे रहे हैं उन कंपाउंड्स का 1 मोल लेके चले और हम लोग ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाले पार्ट के एक्सेस को यूज कर रहे हैं, तब उस केस में कितने मोल ग्रिग्नार्ड रीजेंट कंज्यूम होंगे, एक ये सवाल दे रखा है। और उसमें हम तुम लोगों के सवाल को एक स्टेप एक्स्ट्रा लेके जाएंगे कि जो सवाल दे रखा होगा तो उसमें ये तो देखेंगे कि कितना मोल ग्रिग्नार्ड रीजेंट कंज्यूम हुआ, पहला चीज, लेकिन ये भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे रिएक्टिविटी का कंसिडरेशन है, मतलब कहाँ पे किस ऑर्डर में ग्रिग्नार्ड रीजेंट कंज्यूम होगा, हम लोग इस एक चीज का भी डिस्कशन करते चले जाएंगे। जैसे मान लो कि हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन इस टाइप का देते हैं, मान लो ये कंपाउंड दे रखा और इस कंपाउंड वाले पार्ट में पूछा है कि अगर हम लोग एक्सेस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कितना मोल कंज्यूम होगा। तो हम यहाँ पे एक तो सबसे पहला पार्ट सारा का सारा फंक्शनल ग्रुप देखना होता है और उसके बाद ये देखना होता है कि हर एक कंपाउंड में क्या क्या रिएक्शन होगा। जैसे मान लीजिए सबसे लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो लेफ्ट साइड में ईस्टर दिख रहा है, ईस्टर वाला पार्ट एसिड डेरिवेटिव है, SNA रिएक्शन होगा। फिर नीचे असाइल हैलाइड दिख रहा, असाइल हैलाइड वाला पार्ट भी एसिड डेरिवेटिव है, SNA रिएक्शन होगा। यहाँ SO3H दिख रहा, SO3H वाले पार्ट में एसिडिक हाइड्रोजन होता है तो उस केस में एसिड बेस रिएक्शन होगा। ऊपर OH ग्रुप है, यहाँ वाले पार्ट में भी H+ दिख रहा, यहाँ वाले पार्ट में भी एसिड बेस रिएक्शन होगा। और अगर ऊपर के ग्रुप की बात करेंगे तो कीटोन दिख रहा है और कीटोन वाले पार्ट में हम लोगों का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। अगर हम लोगों का एक्सेस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे रखा है तो एक्सेस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में SNA रिएक्शन में जब भी हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो सबसे पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, लिविंग ग्रुप हटता है। तो 1 मोल का एडिशन हुआ, प्रोडक्ट में सबसे पहले हम लोग को एक न्यूक्लियोफाइल मिलता है। तो यहाँ पे अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला पार्ट आराम से ऐड होगा, मतलब यहाँ पे कार्बन चेन रखेंगे, फिर कीटोन मिलेगा जिसके ऊपर एक और कार्बन चेन ऐड हो सकता है। मतलब जब भी कभी एसिड डेरिवेटिव होगा तो 2 मोल कंज्यूम हो सकता है रिएक्शन में, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि एक्सेस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे रखा है। एल्डिहाइड कीटोन हुआ तो हमेशा 1 मोल कंज्यूम होगा, एसिड बेस रिएक्शन में नॉर्मली 1 मोल कंज्यूम होगा। तो इस पूरे रिएक्शन में हम लोगों को एक चीज मालूम है, एसिड डेरिवेटिव में 2 मोल कंज्यूम होगा, एसिड डेरिवेटिव में 2 मोल कंज्यूम होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन 1 मोल कंज्यूम होगा, OH ग्रुप 1 मोल कंज्यूम होगा, SO3H 1 मोल कंज्यूम होगा। इसमें तकलीफ नहीं है।
लेकिन हम जैसे यहाँ से हम आंसर लिख दे रहे हैं पहले कि OH में एक, SO3H में एक, कीटोन में एक, नीचे दो और यहाँ दो, तो दो दो चार और तीन सात, टोटल 7 मोल्स कंज्यूम होने चाहिए, ये हमको मालूम है। लेकिन हम इसमें सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। सीक्वेंस की बात करने का मतलब है कि सबसे पहला रिएक्शन कहाँ पे होगा, फिर दूसरा रिएक्शन कहाँ पे होगा, तीसरा रिएक्शन कहाँ पे होगा, चौथा रिएक्शन कहाँ पे होगा। हम इन सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, किस ऑर्डर में रिएक्शन होगा, कहाँ कहाँ पे सबसे पहला रिएक्शन कराएंगे, कहाँ कहाँ पे दूसरा रिएक्शन कराएंगे। तो सबसे पहला चीज, सबसे रिएक्टिव रिएक्शन हम लोग का एसिड बेस होता है, तो एसिड बेस हम लोग का सबसे फास्टेस्ट होगा। लेकिन अब उसमें भी दो एसिड बेस है, तो किस में हम लोग रिएक्शन कराए पहले, तो जो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा डेफिनेटली उससे पहला रिएक्शन होगा। OH में और SO3H में SO3H वाला पार्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, क्योंकि SO3H वाले पार्ट में जो H+ हटेगा वहां का H नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा। तो H+ वाला पार्ट अगर ज्यादा रिएक्टिव नेचर का है, तो इस केस में SO3H ज्यादा एसिडिक होने से ज्यादा पहले रिएक्शन करना चाहेगा। ये हम लोग का सबसे पहला कंसिडरेशन है जो हम लोग मेंशन करते हुए काम करेंगे, सबसे पहला पार्ट। फिर उसके बाद हम लोग का दूसरा मोल रिएक्शन OH वाले पार्ट में जाएगा, ऐसा हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। तो एसिड बेस में एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से पहला और दूसरा रिएक्टिविटी कंसिडर करेंगे, पहला चीज। उसके बाद हम लोगों का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में और SNAE में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट ज्यादा होता है कंपेयर टू SNAE। लेकिन एक पॉइंट बताया था कि असाइल हैलाइड का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है, क्योंकि इसका रिएक्टिविटी में माइनस आई इफेक्ट होता है। तो इस केस में हम लोगों का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के रिस्पेक्ट में असाइल हैलाइड पे SNAE रिएक्शन वाले पार्ट का रेट ज्यादा होगा, ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ छोटा सा चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप है, केवल एल्डिहाइड ग्रुप है। तो इस केस में हम लोग के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाले पार्ट, सॉरी SNAE रिएक्शन का रेट हम लोग के असाइल हैलाइड पे ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एट एल्डिहाइड और कीटोन। इसका मतलब इन दोनों एसिड बेस रिएक्शन के बाद हम लोग का जो तीसरा रिएक्शन है वो असाइल हैलाइड पे होगा। लेकिन अगर हम लोगों का असाइल हैलाइड पे ग्रिग्नार्ड रीजेंट ऐड हुआ, तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट ऐड होने का मतलब है कि हम लोग आराम से यहाँ पे लिविंग ग्रुप को हटा के एक कीटोन ग्रुप का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो जैसे ही तीसरा मोल यहाँ ऐड होगा, Cl हटेगा, तो एक कीटोन का फॉर्मेशन आएगा। और कीटोन के अलावा ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में एल्डिहाइड है, तो कीटोन पे भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होना है, एल्डिहाइड पे भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होना है, एंड एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, ये हमको मालूम है। तो इस केस में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के रेट में इस बार ऊपर वाले को ज्यादा रिएक्टिव कंसिडर करके चौथा मोल ऊपर वाले पे कंज्यूम कराएंगे। तो तीसरा मोल नीचे पे जाएगा बट चौथा मोल ऊपर पे जाएगा। अब उसके बाद ऊपर में एक बार न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया तो ऊपर खत्म हो गया काम, बट नीचे में अभी भी एक रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है, और यहाँ ईस्टर वाला पार्ट है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट ज्यादा होता है कंपेयर टू SNAE। इसका मतलब अगला पांचवा मोल यहीं पे खत्म होगा, फिर छठा और सातवां मोल दोनों हम लोगों के ईस्टर वाले पार्ट पे ही कंज्यूम होगा। टोटल 7 मोल तो है, बट ये सीक्वेंस का ध्यान रखना, एसिड बेस रिएक्शन, फिर उसके बाद SNAE रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और SN2 रिएक्शन में रिएक्टिविटी के हिसाब से हम लोग इस सीक्वेंस का थोड़ा ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जजमेंट थोड़ा तुम लोग को सोचते हुए काम करना है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकता है। डाउट नहीं है तो नोट करते जाओ।
सेकंड क्वेश्चन तुम लोगों को खुद से ट्राई करके देखना है, और बाकी इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग असाइनमेंट में देंगे आराम से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन शायद होमवर्क में भी दे रखा था एक, बट फिर भी ट्राई करके देखो। ट्राई करके देखो सवाल, और रिएक्टिविटी के कंसिडरेशंस को ध्यान रखते हुए पहले यहाँ पे फिर यहाँ पे हम उसी टाइप से आंसर मेंशन करेंगे। सबसे पहला मोल हम लोग का कंज्यूम होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड में, फिर उसके बाद OH ग्रुप में, फिर C111CH ग्रुप में, फिर चौथा मोल अगर कंसिडर करेंगे तो एल्डिहाइड वाले पार्ट में, पांचवा मोल हम लोग कीटोन वाले पार्ट में, फिर उसके बाद छठा मोल, सातवां मोल और आठवां मोल SN2 रिएक्शन। टोटल 8 मोल कंज्यूम होने चाहिए। ये तो अपना टोटल आंसर होगा, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के हिसाब से इस तरीके से एक एक करके हम लोग नंबर ऑफ मोल्स का कंजम्पशन बोल सकते हैं। अगर कोई डाउट है किसी को क्वेश्चन नंबर 2 में तो आराम से पूछ सकते हैं। ये सब भारी भारी सवाल है, आराम से डाउट पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट नहीं है जी किसी को? चलो, अगर डाउट नहीं तो बहुत अच्छी बात है। डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन वाले पार्ट को नोट करना, और ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक होगा। मिसलेनियस क्वेश्चन है। फाइंड द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग केसेस। जो भी अभी तक पढ़ा है ग्रीनहार्ट रीजन में उसके ऊपर बेस्ड है। फाइंड द प्रोडक्ट, और मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग केवल। पहले खुद से ट्राई करके देखना है, उसके बाद तुम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करके हम बताएंगे।
वैसे इस तरह का सवाल शायद तुम लोग को मिसलेनियस क्वेश्चन में दे दिया था मेरे हिसाब से, बट एक बार फिर से ट्राई कर लो। ठीक है, अभी 3 क्वेश्चन ट्राई करो प्रोडक्ट। उसके अलावा एक मैकेनिज्म लिखने का सवाल होगा, बाकी एक और डिफरेंट टाइप का सवाल है जो हम लोग को डिस्कस करना है। पहले ये 3 क्वेश्चन ट्राई करो। सर एक बार क्वेश्चन नंबर 2 दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 2,
पहले वाले केस में हमको ऐसा कुछ प्रोडक्ट दिख रहा है। ये कुछ प्रोडक्ट आएगा, इसका लोग ध्यान नहीं दिए होंगे, बट ये भी रहेगा। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन अच्छा है, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट ही नहीं आ रहा है? अरे भाई ऐसे नहीं होता है, इतना अच्छा ऑर्गेनिक तुम लोग का है नहीं कि किसी को डाउट ही ना है। इतना अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हो गया तो फिर तो भाई सब मजा ही आ जाएगा। फिर तो तुम लोग अगले साल जो एडवांस में सिलेक्शन हो रहा है। सर आप तो 4 मोल ऐड कर दिए ना। हम 4 मोल कहाँ ऐड किए हैं सर? कैसे 4 मोल ऐड किए हैं? 1 मोल यहाँ ऐड किए हैं, दूसरा मोल यहाँ ऐड किए हैं, तीसरा मोल यहाँ ऐड किए, चौथा कहाँ ऐड कर दिया हम? किधर चौथा मोल ऐड किया है? कोई डाउट है तो पूछो। बहुत सही है, किसी को डाउट ही नहीं होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। हेलो। हाँ भाई बोलो। सेकंड वाले क्वेश्चन पे ध्यान दो। सेकंड वाले केस में जब हम लोग रिएक्शन कंसिडर करेंगे तो सबसे पहले तो ये रिएक्शन तो बड़ा सिंपल टाइप का है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। C2H5 MgBr के साथ रिएक्शन कराए तो बेसिकली इस कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन पे एक CH3 पहले से है, ट्रिपल बॉन्ड हटेगा, C2H5 ऐड हो जाएगा और उसके बाद इसको हटा करके हम लोग आराम से यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन कराएंगे। अभी जस्ट ऊपर साइनाइड के साथ रिएक्शन कराया था। तो CH3 कार्बन C2H5 और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हम लोग का प्रोडक्ट पी निकल के आएगा। फिर इसका रिएक्शन पीएच MgBr के साथ है, तो कीटोन है और कीटोन का रिएक्शन जब हम लोग ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ कराएंगे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाले पार्ट को अगर कंसिडर करेंगे तो इस केस में हम लोगों का आराम से जिस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उस पर एक CH3 था, एक C2H5 था, उसके ऊपर पीएच वाला पार्ट ऐड होगा और उसके अलावा यहाँ वाले पार्ट पे OH का फॉर्मेशन होगा। तो अगर हम लोग सवाल में पूछेंगे नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर, तो एक कैरल सेंटर आया है कंपाउंड में, एक कैरल सेंटर मतलब 2 प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर कंसिडर किया जा सकता है। तो अपना पी ऑप्शन वाले पार्ट में हम लोगों को ब्यूटेनॉन मिलेगा और अगर क्यू वाले पार्ट की बात करेंगे तो जो कंपाउंड मिल रहा है उसमें 2 स्टीरियोआइसोमर कंसिडर किया जा सकता है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर कोई डाउट होगा तो भी पूछ सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 के डिस्कशन की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 जैसा सवाल बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है सीक्वेंशियल रिएक्शन का, ऑल्दो अभी तो बहुत छोटा सवाल है, आगे जाने के बाद और भी बहुत बड़े बड़े सवाल सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहला चीज, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन दे रखा है Mg ड्राई ईथर के साथ। तो अगर अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन Mg ड्राई ईथर के साथ कराएंगे तो ग्रिग्नार्ड रीजन का प्रिपरेशन यहीं से होता है। इसका मतलब सबसे पहले ऑप्शन वाले पार्ट में जो P वाला पार्ट है वो हम लोग ग्रिग्नार्ड रीजन के प्रिपरेशन के लिए कंसिडर कर सकते हैं। सबसे पहले वाले पार्ट में पीएच और सीएल के बीच में मैग्नीशियम आ जाएगा, पीएच MgCl ग्रिग्नार्ड रीजन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद जब हम लोग ग्रिग्नार्ड रीजन का रिएक्शन CO2 के साथ कराएंगे तो ग्रिग्नार्ड रीजन वाले पार्ट के ऊपर CO2 ऐड होता है और उस पर हाइड्रोजन का भी एडिशन हो जाता है, तो पीएच के साथ COOH का फॉर्मेशन भी कंसिडर कर सकते हैं। फिर SOCl2 के साथ रिएक्शन, SOCl2 में कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट का जो OH ग्रुप होता है उसको हटा करके हम लोग आराम से वहाँ पे हैलोजन ग्रुप लगाते हैं, तो इस चीज में असाइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। फिर उसके बाद S वाले पार्ट में ऐसा मेंशन किया है कि हम लोग R के साथ इस कंपाउंड S का रिएक्शन कराए और ये प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ये S क्या होगा ये आइडेंटिफाई करना है। तो जैसे अगर हम लोग एसिड डेरिवेटिव का रिएक्शन करा देते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन का, तो पहले एक Cl हटता है, फिर उसके बाद हम लोगों का दूसरा एक और ग्रिग्नार्ड एजेंट ऐड होता है और उसके बाद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को OH में कन्वर्ट करते हैं। तो जो रिपीटिंग यूनिट है वो ग्रिग्नार्ड एजेंट की तरफ से आता है, रिपीटिंग यूनिट CH3 है। तो मान के चल सकते हैं ग्रिग्नार्ड एजेंट में CH3 MgBr है, ऐसा बोलते हुए काम कर सकते हैं। PQRS चारों कंपाउंड आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो ये एक सर्टेन टाइप के मिसलेनियस क्वेश्चन का थोड़ा ध्यान रखना होगा, जिसमें हम लोग कुछ भी टाइप के स्टेप्स को इन्वॉल्व करके आराम से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा सकते हैं। ऊपर में क्वेश्चन नंबर 1 की एक बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पहला रिएक्शन हम लोग के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का होगा, दूसरा SNA रिएक्शन का और तीसरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वहीं पे होगा। यहाँ Cl पे रिएक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि Cl वाले पार्ट पे SN2 रिएक्शन हो सकता है, तो यहाँ रिएक्शन होना नहीं चाहिए। लेकिन H3O+ दे रखा, मतलब एसिडिक मीडियम और वाटर दे रखा है, तो ये वाटर वाला पार्ट इस पार्टिकुलर कंपाउंड पे आराम से रिएक्शन करके, और 1 डिग्री कार्बन तो है लेकिन रेजोनेंस है, आराम से SN1 रिएक्शन करके उसमें अल्कोहल का फॉर्मेशन कराएगा। तो ग्रिग्नार्ड रीजन केवल 2 जगह ऐड हो रहा है, लेकिन हम लोगों का H3O+ का एडिशन है, इस वजह से वहां पे OH ग्रुप का एडिशन हो रहा है। अगर तुम लोगों को वर्कशीट का ध्यान हो थोड़ा बहुत, तो वर्कशीट में तुम लोगों के जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे उसमें एक जगह रिएजेंट चेंज किया था जो हमको ध्यान है। एक जगह हम केवल रिएजेंट वाले पार्ट में ये इसको कोई सॉल्व किया नहीं होगा ढंग से, इसमें CH3 MgBr के साथ NH4Cl डाला हुआ है। तो NH4Cl के पीछे क्या रीजन है ये कोई नहीं पूछने गया, उसके पीछे रीजन उस पार्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेट कर सकते हैं कि अगर वहां पे हम लोग NH4Cl ना लेकर के H3O+ लेंगे तो जो हम लोग का यहाँ CH2Cl है, इस CH2Cl वाले पार्ट का हाइड्रोलिसिस होकर यहाँ पे OH ग्रुप एडिशन होगा। अगर NH4Cl होगा तो एसिडिफिकेशन भी हो जाएगा, लेकिन क्लोरीन वाला पार्ट यहाँ से नहीं हट पाएगा क्योंकि NH4+ वाला पार्ट केवल एसिडिफिकेशन कराएगा और न्यूक्लियोफाइल तो Cl ही है। तो इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोलिसिस ना हो जाए, क्लोरीन की जगह SN2 रिएक्शन होकर के OH ग्रुप अटैच ना हो जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पे H3O+ की जगह पे NH4Cl लेते हुए चल रहा है। इस तरह के पार्ट का थोड़ा ध्यान रखा करो क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं कि ये पार्ट क्यों हो गया, इसके जगह पे ये पार्ट अगर यूज कर रहे हैं तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है। मीडियम का काफी बड़ा रोल होता है रिएक्शन में, पूरे प्रोडक्ट को आराम से चेंज करा सकता है। अगर किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में तो पूछ सकता है, और अगर डाउट नहीं है तो मैं एक छोटा सा कंसिडरेशन अभी डिस्कस कर रहा है। सर 7 नंबर 7 नंबर, अच्छा डिस्कशन तो खैर करना था हम लोगों ने, वर्कशीट की बात नहीं करा। अभी जो क्वेश्चन थी उसमें अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। अभी जो 1, 2, 3 क्वेश्चन दिया है इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अगर इन सब में डाउट नहीं है तो एक छोटा सा पॉइंट हम डिस्कशन का करते हैं, जो सबसे पहले दिन भी डिस्कशन किया था कि हम लोग ये सब सॉल्वेंट्स यूज नहीं कर सकते, मतलब उसमें लिखा था कि कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज नहीं कर सकते, सबसे पहला लेक्चर में था। तो हम लोग ड्राई ईथर की यूज करते हैं, रोल ऑफ सॉल्वेंट में मेंशन किया हुआ था। तो ड्राई ईथर एक इनर्ट मीडियम प्रोवाइड कराता है। अभी तक हम लोग को मालूम पड़ गया कि हम लोग एसिड बेस रिएक्शन करा सकते हैं, तो एसिड बेस रिएक्शन में कोई भी एलिमेंट के साथ हम लोग का अगर हाइड्रोजन अटैच्ड है तो हम लोग आराम से एसिड बेस रिएक्शन करा के ग्रिग्नार्ड रीजन को खत्म कर सकते हैं। अगर हम लोग का एल्डिहाइड कीटोन हुआ तो एल्डिहाइड कीटोन वाला पार्ट भी आराम से हम लोग का ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करा के खत्म हो जाएगा। अगर हम लोग का एसिड डेरिवेटिव है तो आराम से SNA रिएक्शन होकर के हम लोग का एसिड डेरिवेटिव वाला पार्ट भी ग्रिग्नार्ड रीजन वाले पार्ट को खत्म कर सकता है। और अगर हम लोग का अल्काइल हैलाइड वाला पार्ट है तो अल्काइल हैलाइड वाला पार्ट भी
आराम से ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ SN2 रिएक्शन करा के ग्रिग्नार्ड रीजन को खत्म कर देगा। एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है, अगर एक कंपाउंड में हम लोग ग्रिग्नार्ड रीजन बनाना चाहते हैं और उस कंपाउंड के अंदर कोई इन चारों में से कोई भी पार्ट एग्जिस्ट कर रहा हो या मीडियम में इन चारों में से कोई भी पार्ट एग्जिस्ट कर रहा हो, तो इस केस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिन जिन कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन कर सकता है, अगर वो कंपाउंड्स हम लोग के रिएक्टेंट के अंदर ही, मतलब जिस कंपाउंड से हम लोग रिएक्टेंट बनाना चाहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना चाहते हैं, जैसे RX है, इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना चाह रहे हैं, लेकिन अगर इस कार्बन चेन में इन चारों में से कोई भी पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोग का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि जैसे ही बनेगा वो रिएक्शन करके खत्म हो जाया करेगा। तो इस एक चीज का ध्यान रखते हुए काम करना होता है कि इफ द अल्काइल हैलाइड हैज एनी रिएक्टिव साइट फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, देन द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल बी कंज्यूम्ड आफ्टर फॉर्मेशन। तो बेसिकली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनते ही खत्म हो गया तो बना ही नहीं, हम लोग ऐसा मेंशन करते हुए काम करते हैं। इस एक पॉइंट का थोड़ा हम लोगों को बहुत ही स्पेसिफिकली ध्यान रखना होता है। सबसे लास्ट में नोट लिख करके एक पॉइंट मेंशन कर लो, if any reactive site is present, if any reactive site is present in the compound, then the Grignard reagent will be consumed within the compound, and hence will not form। और ये चीज हम लोग का सबसे पहला कंसिडरेशन था। सबसे पहले कंसिडरेशन में हम लोग यही बोले थे कि हम लोग पोलर प्रोटिक मीडियम की यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पोलर प्रोटिक मीडियम जैसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा एसिड बेस रिएक्शन करके उसको खत्म कर देगा, तो इसीलिए हम लोग पोलर प्रोटिक मीडियम यूज नहीं कर सकते। इसमें इनफैक्ट पोलर एप्रोटिक मीडियम जैसे एसीटोन हो गया, पोलर एप्रोटिक मीडियम है, इसको भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये खुद कीटोन है और कीटोन वाला पार्ट भी रिएक्टिव है। कोई भी ऐसा सॉल्वेंट जो रिएक्टिव नेचर का हो सकता है उसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल है। तो इस केस में इस न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करने वाले किसी भी टाइप के सॉल्वेंट नहीं होने चाहिए। तो जो अपना ईथर है, ये ईथर वाला पार्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कंबाइन नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ से लिविंग ग्रुप बहुत ही पुअर होता है, RO- को हटा नहीं सकते। तो ये एक सॉल्वेंट हो सकता है। बेंजीन एक सॉल्वेंट हो सकता है, क्योंकि बेंजीन में न्यूक्लियोफाइल है, पाई बॉन्ड है मतलब न्यूक्लियोफाइल, तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन नहीं हो सकता है। अदरवाइज जैसे इपॉक्साइड है, अगर मान लो, तो इपॉक्साइड में अगर 3 मेंबर्ड रिंग है तो 3 मेंबर्ड रिंग में इपॉक्साइड आराम से रिएक्शन करेगा। अगर 4 मेंबर्ड रिंग है तो भी इपॉक्साइड आराम से रिएक्शन करेगा। 5 मेंबर्ड रिंग में जब टेट्राहाइड्रोफिरान है तो फिर 5 मेंबर्ड रिंग काफी स्टेबल नेचर का होता है। इस केस में 6 मेंबर्ड रिंग में फिर से रिएक्शन होना बंद हो जाता है। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना होता है। खैर, इस पॉइंट के ऊपर भी एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नोट करो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस in which of the following Grignard reagent will not form? In which of the following Grignard reagent will not form? और जो आज तुम लोग को सवाल दे रहे हैं, इसके बाद एक बार डीपीपी जरूर सॉल्व करना है। डीपीपी 38 या 39 में शायद से ग्रिग्नार्ड रीजन शुरू हुआ है। 39, 40, 41 इन सब में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे ग्रिग्नार्ड रीजन के, उन सबको सॉल्व करना आराम से। बहुत ही सही क्वेश्चन है उसमें। कौन कौन से केसेस में ग्रिग्नार्ड रीजन का फॉर्मेशन नहीं होगा, ऐसा हम लोग कंसिडर करते हुए काम कर रहे हैं। जैसे मान लो, सबसे पहले रिएक्शन की बात करते हैं हम। मान लो ये कंपाउंड दे रखा और इसका रिएक्शन हम लोग Mg ड्राई ईथर के साथ करा रहे हैं, तो ग्रिग्नार्ड रीजन बनेगा या नहीं बनेगा? तो इस केस में ग्रिग्नार्ड रीजन नहीं बनेगा। उसके पीछे रीजन क्या है कि मान लेते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन बना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा और मैग्नीशियम बीच में आएगा, मतलब यहाँ पे कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा और MgCl वाले पार्ट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस कंपाउंड के अंदर एक हम लोग के पास एक्टिव हाइड्रोजन है जो नाइट्रोजन से अटैच्ड है।
अगर हम लोग के पास एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन है तो यहाँ से H+ वाला पार्ट आराम से इस माइनस चार्ज के साथ कंबाइन करके माइनस चार्ज को इस नाइट्रोजन पर डालना चाहेगा। तो अगर हम लोग का ये कंपाउंड बनता भी है तो ये बनने के बाद इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब मॉलिक्यूल के विद इन हम लोग आराम से एसिड बेस रिएक्शन करा सकते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन होगा, नेगेटिव चार्ज H+ के साथ कंबाइन करके आराम से अपने ऊपर H लेगा, नेगेटिव चार्ज को नीचे डाल देगा। तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोग नाइट्रोजन वाले पार्ट के ऊपर माइनस चार्ज और यहाँ पे MgCl का फॉर्मेशन करा सकते हैं। ये अपना प्रोडक्ट नहीं बनेगा, नीचे वाला प्रोडक्ट बनेगा। और इस चीज को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोल नहीं सकते क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज होना चाहिए, नाइट्रोजन के ऊपर नहीं। तो पहले वाले केस में बनना चाहेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेकिन बनते ही खत्म हो जाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन में। नोट कर लो। पहले वाले पार्ट के बाद मान लो जैसे अगर ये सवाल दे रखा, इसमें दो पार्ट है वैसे। अगर हम लोग Mg ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कराते हैं केवल 1 इक्विवेलेंट या 1 मोल, इक्विवेलेंट बोलना गलत होगा, 1 मोल, तो इस केस में पहले तो ये पार्ट कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा कि नहीं बनेगा हम पहले ही बता देते नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा उसके पीछे रीजन क्या है कि अगर यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं हम लोग तो इस बार हम लोग के पास एक तो अल्काइल क्लोराइड है और अल्काइल ब्रोमाइड है। पहला पार्ट हम लोग के कौन से जगह पे रिएक्शन होगा, तो तुम्हारे बुकलेट में इस तरह का एक सवाल दे रखा है, उसमें कार्बन ब्रोमीन और कार्बन क्लोरीन इन दोनों के बॉन्ड्स में कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता है क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा। तो पहले ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन करा रहे होते हैं तो उस केस में ये चीज थोड़ा ध्यान रखना होता है कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है। जिधर का बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है उधर जल्दी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा और वो ज्यादा रिएक्टिव नेचर का भी होता है। मतलब CH3MgI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर CH3 MgBr, फिर CH3 MgCl वाला पार्ट। तो सबसे पहले स्टेप में जब हम लोग Mg ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कराएंगे और वो भी एक ही मोल है तो हम लोग के प्रोडक्ट वाले पार्ट में जिस साइड हम लोगों का ब्रोमीन है वहां और हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। मतलब यहाँ और ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस केस में मैग्नीशियम बीच में आएगा और कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज, और उसके अलावा हम लोग का ये प्रोडक्ट बना। लेकिन क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर अल्काइल हाइड है तो इस कार्बन पे SN2 रिएक्शन हो सकता है और हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर SN2 रिएक्शन पढ़ चुके हैं। तो अगर हम लोग इस कंपाउंड को कंसिडर करते भी हैं तो इंट्रामॉलिक्यूलर हम लोग SN2 रिएक्शन करा के आराम से इस नेगेटिव चार्ज को इस कार्बन पे कोऑर्डिनेट करा के यहाँ से Cl को हटा सकते हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन इस कार्बन से अटैच होगा, मतलब टोटल मिला के 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं। ये हम लोग का प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसीलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। नोट कर लो रिएक्शन।
तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें ग्रिग्नार्ड रीजन नहीं बनेगा, हम पहले ही बता दे रहे हैं, बट तुमको ये बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर ग्रिग्नार्ड रीजन नहीं बन रहा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तुम लोग को ये चीज ट्राई करके देखना है थर्ड वाले क्वेश्चन में। ट्राई करके देखो सवाल। ग्रिग्नार्ड रीजन नहीं बन रहा ये पहले ही हम बता दे रहे हैं। क्या बनेगा? अगर हम लोग सबसे पहले स्टेप में मैग्नीशियम ड्राइथर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सिंपली बस ये बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बन ब्रोमीन वाले पार्ट का, और यहाँ वाले पार्ट में नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा जिसके साथ मैग्नीशियम और ड्राइथर जाएगा। ये बनना तो चाहिए, इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही नेगेटिव चार्ज बना तो कंपाउंड में एक एल्डिहाइड वाला पार्ट दे रखा है। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट आराम से हम लोगों का इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कंसिडर करते हुए एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कराएगा। नेगेटिव चार्ज को इस कार्बन पे डाल दो, बॉन्ड को ब्रेक करके ऑक्सीजन पे डाल दो। कार्बन नंबर 1 जब इस कार्बन से अटैच होगा तो 1 2 3 4 5 6 टोटल मिला के पहला कार्बन छठे कार्बन पे अटैच हुआ, सीधा 6 मेंबर रिंग बना दिया। ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन का बेसिक पार्ट ध्यान रखना। जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जब वो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे ऐड हुआ तो पहला कार्बन सीधा छठे कार्बन पे ऐड हो रहा है, तो टोटल 6 कार्बन का एक साइक्लिक रिंग बनेगा। और जिस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था उस पर एक मिथाइल भी था, तो जिस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उस पे एक मिथाइल ग्रुप, और जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था वो भी O- में कन्वर्ट होगा, O- MgBr। कहीं भी वाटर नहीं दे रखा है यहाँ पे। अगर वाटर नहीं दे रखा है तो हम लोग यहाँ पे OH ग्रुप नहीं लिख सकते, हम लोग को O- MgBr ही अपना फाइनल प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा। इस प्रोडक्ट को हम लोग अपना फाइनल प्रोडक्ट कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो ये तुम्हारे ग्रिग्नार्ड रीजन का पूरा टॉपिक था। अब इसके बाद तुम्हारे होमवर्क में सबसे पहला होमवर्क जो कंसिडर करना है वो तो ये चीज, MS चौहान में हमको लगता है कि 45 या 47 क्वेश्चन होंगे, 45 46 47 जितने क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, और पूरे के पूरे क्वेश्चन को विद इन 2 दिन सॉल्व करना है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होंगे, इसको सॉल्व करना है। इसके अलावा तुम लोगों को एक वर्कशीट देंगे जो ग्रिग्नार्ड रीजन का होगा, इसको भी सॉल्व करना है, और उसके अलावा तुम्हारा बुकलेट सॉल्व करना है। DPP नंबर 40 तो हमको ध्यान है कि 40 में ग्रिग्नार्ड रीजन था, और 40 में अगर ग्रिग्नार्ड रीजन तो उससे पहले भी होगा ही होगा, 38 39 40 और 41 में भी शायद ग्रिग्नार्ड रीजन होना चाहिए। पता नहीं ये बुक DPP मिला है कि नहीं, एक बार हम चेक कर लेंगे। और उसके बाद अगर ये DPP रहेगा तो ये चारों DPP भी सॉल्व करना है तुम लोगों को। तो नेक्स्ट क्लास के लिए बहुत सारा होमवर्क है तुम्हारे पास। DPP सॉल्व करते हुए जो तुम्हारा बुकलेट है इससे क्वेश्चंस अगर सॉल्व करना है तो टाइम तो लगेगा, बट ठीक है। ग्रिग्नार्ड रीजन के बुकलेट में मेरे हिसाब से काफी क्वेश्चंस तुम लोग को होमवर्क दे दिए हैं, तो ज्यादा इसमें कुछ बचा नहीं है होमवर्क देने को, लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस बचा है हम लोगों का, उन सारे क्वेश्चंस को भी एक एक करके देते चले जाते हैं। सर कुछ डाउट है। नेक्स्ट क्लास में डाउट डिस्कशन कर लेंगे प्रॉपर्ली हम लोग, या डाउट क्लास हम अलग से क्लास लगा देंगे, ज्यादा बेटर होगा। जिसको भी डाउट होगा अपना पूछ सकता है। सर DPP पहले होमवर्क 40 में देते ही हैं। है।
अच्छा DPP40 में ही है, एक मिनट रुक जा फिर। DPP40 में डाउट है, DPP40 ये तो है मेरे पास शायद से, एक मिनट, ये हमने डिस्कशन किए थे शायद से DPP40 जहाँ तक हमको ध्यान है लास्ट टू लास्ट क्लास में। एक मिनट रुक जा, ये तो DPP40 है नहीं, ये कुछ और है, एक मिनट। ओपन नहीं हो रहा भाई फाइल ये, अच्छा ये उधर खुल गया क्या फाइल? एक मिनट, बोलो कौन सा क्वेश्चन में डाउट है? 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 वाले पार्ट में ठीक है, बहुत मुश्किल सवाल नहीं है ये चीज देख करके। तो जैसे डाइग्रिग्नार्ड रीजेंट दे रखा है यहाँ पे, दोनों जगह माइनस चार्ज है, तो अगर डाइग्रिग्नार्ड रीजेंट है तो पहले जैसे एक चीज देखो यहाँ पे रिएक्शन वाले पार्ट में कि हम लोगों का एक मिनट, हम लोग के इस कंपाउंड में एक तो ईस्टर दे रखा है, अगर ईस्टर दे रखा है तो ईस्टर पे 2 बार हम लोग का ग्रिग्नार्ड रीजेंट ऐड होगा। तो नॉर्मली हम लोग करते क्या है कि जैसे मान लो ऐसा साइक्लिक कंपाउंड नहीं दे रखा, एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ये शायद तुम लोग को उसमें वर्कशीट में क्वेश्चन दिया भी है, बट फिर भी मान लो अगर हम लोग यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रीजेंट ऐड किए तो यहाँ से ये हटा, फिर दूसरा ग्रिग्नार्ड रीजेंट ऐड हुआ तो अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। अगर इसी चीज को हम लोग साइक्लिक कंपाउंड में डालते हैं तो पहले एक R माइनस ऐड हुआ, यहाँ से ये हटेगा, फिर दोबारा एक और R माइनस ऐड होगा। तो अगर मान लो कि हम एक ऐसा कंपाउंड दे दे, यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड वाला पार्ट दे रखा है और उस साइक्लिक कंपाउंड वाले पार्ट के अलावा हम लोगों के पास यहाँ पे एक ग्रिग्नार्ड रीजेंट का माइनस चार्ज ये इस पे ऐड हुआ, ये पार्ट यहाँ से हट गया, बट इसी कंपाउंड में हम लोग का एक और माइनस चार्ज है, तो फिर उसके बाद यही पार्ट इसी में ऐड हो जाएगा। तो पहले एक पार्ट इसको ऐड करके यहाँ से इसको हटाते हैं, फिर दूसरे कार्बन वाले पार्ट को भी इसी कार्बन पे ऐड कर देते हैं, तो एक ही कार्बन से ये पहला कार्बन ऐड हुआ, उसी कार्बन से ये कार्बन भी ऐड हुआ, तो एक कार्बन तो हम लोग का यहाँ पे निकल गया, फिर दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, मतलब हम लोगों का जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का कंसिडर कर सकते हैं। एक मिनट, स्ट्रक्चर वाले पार्ट में ये पहला कार्बन ऐड हुआ इस पे, इसको यहाँ से हटा देते हैं, तो ऐसा लिख देते हैं हम, ये 5 मेंबर रिंग में जो स्ट्रक्चर जैसा था वैसे ही रहने देते, तो यहाँ से ऑक्सीजन को दूसरे साइड लेके चले जाते हैं ताकि उसमें कंफ्यूजन ना ऑक्सीजन वाले पार्ट से। एक तो ये पार्ट हो गया, फिर उसके अलावा बाकी बचे हुए पार्ट को अगर कंसिडर करें तो यहाँ जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था उसमें पहले एक तो ये कार्बन ऐड हुआ, फिर दूसरा जब कार्बन इसमें ऐड होगा तो वहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा इंक्लूडिंग 5 मेंबर रिंग। तो यहाँ पे 5 मेंबर रिंग, ये पहला कार्बन ऐड हुआ, फिर चौथा कार्बन ऐड हुआ इसी कार्बन से, और इससे जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था ये OH में कन्वर्ट हो गया। तो एक तो 5 मेंबर रिंग ढूंढो सबसे पहले, और सेकंड स्टेप में एसिडिफिकेशन करा रहे हैं, तो 5 मेंबर रिंग पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, दूसरा ऑप्शन हो सकता है, तीसरा ऑप्शन हो सकता है, चौथा ऑप्शन देख सकते हैं। 5 मेंबर रिंग वाले कार्बन में जिसके ऊपर ये पूरा ग्रुप है उसी पे OH है, तो 5 मेंबर रिंग में जहाँ पे OH है उस पे 3 कार्बन दे रखा, उसके ऊपर एक OH ग्रुप है। 5 मेंबर रिंग वाले पार्ट में जिस कार्बन के ऊपर OH है उसमें 3 कार्बन दे रखा, लेकिन पहले कार्बन पे OH है, पहले कार्बन पे OH नहीं है। इस 5 मेंबर रिंग में जिसपे कार्बन अटैच्ड, सॉरी जिस कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है उससे पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरे कार्बन पे OH का फॉर्मेशन होगा। तो 5 मेंबर रिंग में जिस कार्बन पे OH ग्रुप अटैच्ड है उससे पहले कार्बन को OH नहीं डाल सकते, ये गलत है। बी ऑप्शन में जिस कार्बन के ऊपर OH ग्रुप अटैच्ड है उससे पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन उस पे OH ग्रुप अटैच्ड है, ऑप्शन बी आंसर होगा। थर्ड वाला पार्ट आंसर तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। समझ आ गया? हाँ सर। पहले बुकलेट में हम होमवर्क दे देते हैं, उसके बाद फिर बाकी क्वेश्चन की बात करेंगे। एक मिनट, बुकलेट में तुम लोग के क्वेश्चंस में
ग्रिग्नार्ड रीजन के वैसे बहुत सारे क्वेश्चन तो होमवर्क दे रखे हैं तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 22 शायद होमवर्क दे रखा है। ओके 25 26 इधर तो कुछ क्वेश्चन नहीं बचा। 27 ये सब हो चुका है। 40 SN2TH CH3OH NH structure of hydroxy acid। ये सवाल ट्राई करके देखना 56। ये सवाल थोड़ा अलग टाइप का एक सवाल है, ट्राई करके देखना है इसमें। ऑल्दो हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट है बट पहले लॉजिक ला के देखना कि तुम्हारा लॉजिक किस तरीके से काम करता है। उसके अलावा फिर बाकी तो हम लोग डिस्कशन कर ही लेंगे हाइड्रोलिसिस में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर ग्रिग्नार्ड रीजन में शायद सारे होमवर्क दे रखे हैं, उसमें कुछ बचा नहीं है कुछ, तो जहाँ तक लग रहा है। फिर इस रिडक्शन ऑक्सीडेशन का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 43 बना सकते हैं क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर SN2 रिएक्शन बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 43 ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट का, मतलब एक्सरसाइज 2 का। क्वेश्चन नंबर 73 होमवर्क दे दिया शायद से, बुकलेट में कुछ बचा नहीं है तुम लोग को होमवर्क देने के लिए ग्रिग्नार्ड रीजन का। जैसे ये सवाल की बात कर रहे हैं, ये पार्ट ये होमवर्क दे चुके हैं हम। ऊपर ब्रोमीन है, नीचे फ्लोरीन है और मैग्नीशियम डाइईथर, तो ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक होगा क्योंकि बॉन्ड डिस्टेंस कम होता है इस केस में। उसी के ऊपर सवाल था, बुकलेट में दे रखा था। हाँ ठीक है, 101 एक बचा हुआ है इपॉक्साइड, 101 सॉल्व कर लेना। हंड्रेड 9 ये भी सवाल हम ऑलरेडी दे ही चुके हैं। हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप प्रोड्यूसेस CH4, उसी का थोड़ा एक्सटेंडेड पार्ट था कि हम लोग कितने मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कंज्यूम कर रहे हैं। अदरवाइज सेम टाइप का कांसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 143 ये हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और जो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर का कांसेप्ट है वही हाइड्रोलिसिस हर जगह ऑलमोस्ट चल रहा होता है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता किसी में। क्वेश्चन नंबर 147 ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इस तरह के सारे सवाल डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे तुम्हारा एसिटल वाला पार्ट दे रखा है OCH3 OCH3। अगर एक ही कार्बन से 2 OR ग्रुप अटैच है तो हम लोग इसको एसिटल या कीटल बोला करते हैं। तो कुछ बचा है, सब दे दिया पढ़ाया हुआ। बाकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन और एरोमेटिक कंपाउंड बचा हुआ है। ये सब टॉपिक तो नया नया टॉपिक है, इनको जैसे ही पढ़ाएंगे सब छोटा छोटा टॉपिक है। जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये
फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाला पार्ट 3 दिन का टॉपिक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाला पार्ट 2 दिन का टॉपिक है, और एरोमेटिक कंपाउंड वाले पार्ट में बेंजीन और उसके सारे रिएक्शंस वाले पार्ट 4 दिन का टॉपिक है। सब छोटे छोटे टॉपिक्स है, आराम से कवर हो जाएंगे। और उसमें भी इस पार्टिकुलर पार्ट में एरोमेटिक कंपाउंड का जितना पार्ट दे रखा है वो केवल 1 दिन का टॉपिक है। उसके लिए एक बार जीओसी में तुम लोगों को कुछ पढ़ने बोलेंगे, उस चीज को पढ़ लेना, वो मेरे हिसाब से सबको याद होगा भी नहीं। जीओसी का सबसे पहला एप्लीकेशन का टॉपिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग बोला था, उसको बाद में कभी यूज करेंगे हम लोग। वो एक टॉपिक तुम लोगों को पढ़ना होगा जो थोड़ा ध्यान रखना है। कॉम्प्रिहेंशन 6 तो होमवर्क हो ही चुका है, कॉम्प्रिहेंशन 7 नहीं दे सकते, कॉम्प्रिहेंशन 8 नहीं दे सकते, ठीक है। बुकलेट में तो कुछ होमवर्क नहीं बचा 3-4 क्वेश्चंस के अलावा, लेकिन बाकी काफी सारे होमवर्क दिए तुम लोगों को। डीपीपी एमएस चौहान पूरा सॉल्व करना है, और उसके अलावा जो वर्कशीट देंगे उसको भी सॉल्व करना है। तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना, और नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं कौन सा टॉपिक शुरू करते हैं। जो तुम्हारे डीपीपी में टॉपिक होगा उसी टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। एक बार हम देख लेंगे टॉपिक को। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। आज के लिए क्लास एंड कर रहे हैं यहीं पे। सर आज ही पूरा होमवर्क सॉल्व करना है? आज नहीं, 2 दिन में सॉल्व करना है। 2 दिन। अगला क्लास कब है तुम लोगों का केमिस्ट्री का? कल ही है? हाँ। सही में कल है? एक मिनट, आज कौन सा दिन है? वेडनेसडे है ना? नहीं, आज नहीं करना है, परसों। मेरा क्लास कल भी है। अच्छा, परसों नहीं है, परसों तो छुट्टी है। तो कल और परसों का टाइम है तुम्हारे पास। पूरा गांधी जयंती मनाओ, पूरा केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करो, पूरा का पूरा केमिस्ट्री एकदम उस दिन खत्म कर देना है गांधी जयंती में। और उसके बाद अच्छा, तुम लोगों के पास फुर्सत तो है, तुम लोग बना करके तो आएगा नहीं, ठीक है। हम सैटरडे को सुबह के टाइम पे डाउट डिस्कशन रखेंगे। सुबह के टाइम पे मतलब 1 बजे या 1:30 बजे, जिसको भी डाउट होगा उस टाइम पे अपना आराम से डाउट पूछ सकता है। तो इसीलिए क्या, लेकिन उस दिन तुम लोग का 3 क्लास लगा हुआ है। चलो, फुर्सत है तुम्हारे पास, बनाओ आराम से 4 दिन में। नेक्स्ट वीक मंडे को हम डिस्कशन रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वीक मंडे को डिस्कशन करेंगे, बट ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।